नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है और यह दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ब्रह्मचारिणी का मतलब है तप का आचरण करने वाली और इन्हें तप की देवी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी की पूजा करने से व्यक्ति में त्याग, तपस्या, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। इसके साथ ही मां की कृपा मिलती है। वहीं सीएम धामी ने शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन की बधाई दी है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि समस्त प्रदेश वासियों को शारदीय नवरात्रि के द्वितीय दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ज्ञान, तपस्या, संयम और वैराग्य की अधिष्ठात्री माता ब्रह्मचारिणी से आप सभी के सुखद, आरोग्यपूर्ण और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं। तो शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और ये पोस्ट जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया है। और माता के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना दूसरे दिन की जाती है और ऐसे में मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों को इसकी बधाई दी है और साथ ही साथ अच्छे भविष्य की कामना भी की है। देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने वाले जीएसटी सुधारों पर सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। सीएम धामी ने कहा कि यह निर्णय ऐतिहासिक है जिसने न केवल आम जनता बल्कि व्यापारियों और पूरे राज्य को बड़ी राहत दी है। और उन्होंने बताया कि नए जीएसटी स्लैब 5% और 18% के लागू होने से मध्यम वर्ग, सामान्य वर्ग और उच्च वर्ग सभी को लाभ मिलेगा। करीब 200 वस्तुएं सस्ती होंगी और जनता की जेब में बचत बढ़ेगी। सीएम धामी ने कहा कि इस बदलाव से राज्य को भी बड़ा आर्थिक फायदा होगा और देश को अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में मिलने की संभावना है। सीएम धामी ने नवरात्र के अवसर पर पीएम के स्वदेशी अपनाओ आह्वान का समर्थन करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए यह संकल्प बेहद आवश्यक है। उन्होंने अपील किया है कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता दे और गर्व से कहे ये सामान स्वदेशी है। मैं जो ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर लिया गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से। इसमें एक बड़ा स्लैब इस जीएसटी के अंतर्गत बनाया गया है, 5% का और 18% का। इससे बहुत लाभ होने वाला है, मध्यम वर्ग को भी लाभ होने वाला है, सामान्य वर्ग को भी लाभ होने वाला है और उच्च वर्ग को भी लाभ होने वाला है और इससे बड़ी बचत भी होने वाली है और लगभग 200 के लगभग जो है वस्तुएं जो है सस्ती होने वाली हैं और राज्य को भी एक बड़ा जीएसडीपी भी प्राप्त होगा। देश को जीएसटी भी 2 लाख करोड़ और आने की संभावना है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही हम इस नवरात्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वदेशी का भी संकल्प लेंगे। गर्व से कहो कि ये सामान स्वदेशी है। आज मैं भी और हमारे सभी साथीगण भी यहाँ के प्रमुख बाज़ारों में राज्य के अंदर जाएंगे, क्योंकि लंबे समय से हमारे व्यापारियों की, आम जनता की मांग थी कि एक तो जीएसटी में रिडक्शन होना चाहिए, जीएसटी में बदलाव होना चाहिए। वो प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी का संकल्प और स्वदेशी अपनाना बहुत जरूरी है। और केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने को लेकर गढ़वाल मंडल आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को मामले में क्लीन चिट मिल गई है और इस प्रकरण में जांच अधिकारी ने कहा है कि बीकेटीसी ने ना तो खुद सोना खरीदा और ना ही गर्भगृह में सोना लगवाया। बीकेटीसी ने स्वर्ण मंडित कराने वाले दानी दाता को शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में अपेक्षित सहयोग प्रदान किया और सूचना अधिकार में मांगी गई जानकारी से रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। तो आपको बताते चले, अब ये जो है बीकेटीसी को कमिश्नर से ये क्लीन चिट मिल गई है और साथ ही साथ गढ़वाल कमिश्नर की जांच रिपोर्ट में बीकेटीसी को ये क्लीन चिट दी गई है।
तो केदारनाथ के गर्भगृह में सोने की प्लेट लगाने का यह मामला है जो काफ़ी समय से चर्चाओं में बना था और अब कमिश्नर से बीकेटीसी को क्लीन चिट दे दी गई है। और वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत को 2016 में बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने नोटिस जारी किया। नोटिस में उन्हें इसी महीने सीबीआई मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि विभिन्न पार्टियों के लोग इस बात को कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई को केंद्र सरकार टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। जो भी नेता ताकतवर या फिर प्रभावशाली हैं, उन नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। हरीश रावत के मामले में मैं यही कहूंगा कि उन्हें जल्द से जल्द सीबीआई के नोटिस का जवाब देकर मामले को खत्म करना चाहिए। वो निरपराध हैं, इसलिए उनको सीबीआई के सामने अपनी बात रखनी चाहिए ताकि केंद्र सरकार की बदनीयत सामने आ सके। तो करण माहरा ने देखिए, मेरा ये कहना है कि ये लगातार मैं ही नहीं, पूरे देश के विभिन्न पार्टियों के लोग इस बात को कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई को एक टूल के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। जो भी नेता ताकतवर हैं या प्रभावशाली हैं, उन लोगों के खिलाफ सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। खासकर आपने एक प्रश्न पूछा रावत जी को लेकर, तो मैं यही कहूँगा कि सीबीआई ने जो नोटिस दिया है उसका जल्दी से जल्दी जवाब देके इसकी इतिश्री करें, ख़त्म करें मामले को। और मेरे को लगता है क्योंकि वो निरपराध हैं और उनको अपनी बात को सीबीआई के सामने जाके जल्दी से जल्दी अपनी बात रखनी चाहिए ताकि इस पूरे घटनाक्रम का पटापेक्ष हो सके और जो केंद्र सरकार की बदनीयत है वो खुलकर सामने लोगों के आ सके। उत्तरकाशी के यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल के नेतृत्व में स्थानीय जनता ने देहरादून की सड़कों पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। विधायक ने आरोप लगाया कि हजारों की संख्या में लोग यमुनोत्री से देहरादून के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनके कार्यकर्ताओं को अलग थलग स्थान पर रोक दिया और उन्होंने कहा कि आपदा में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। वह निर्दलीय विधायक है और इसलिए बीजेपी सरकार उनकी अपेक्षा कर रही है। लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जिसके चलते उन्होंने देहरादून की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। और इस बीच हमारे संवाददाता हरीश खनेरा ने विधायक संजय डोभाल से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, ये भी सुनते हैं। यमुनोत्री से विधायक संजय डोभाल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किन किन मांगों को लेकर के वो देहरादून कूच किया है, एक बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। और क्योंकि उनका आरोप है कि सरकार अनदेखी कर रही है उनकी विधानसभा की और जिस तरह से उनकी जो मांगे हैं वो उसे सुन नहीं पा रहे हैं। तो इस बीच हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं सर, क्या कुछ प्रमुख मांगे आपकी? देखिए, मेरी पहली मांग तो ये है कि यमुनोत्री विधानसभा में विकास के कोई भी कार्य नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक मैं निर्दलीय के तौर पे विधायक हूँ। वहाँ पे चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, कुछ भी, रोडों के बुरे हाल हैं, कॉलेजों पे टीचर नहीं है, जो पोस्ट ग्रेजुएट की मांग बहुत समय से है हमारे बड़कोट और चिन्याल छोड़ के विद्यालयों की, वो नहीं है। विशेषज्ञ डॉक्टर एक भी पूरे यमुनोत्री विधानसभा में नहीं है। उसके बावजूद भी आपदा वहाँ पे यमुनोत्री में पिछले साल आपदा आई थी 2024 में, और आज 1.5 साल होने वाला है, आज तक भी वहाँ पे सुरक्षात्मक कार्य नहीं हुए हैं। वो भी जब माँ यमुनोत्री के मंदिर पे संकट है, उसके बावजूद भी, तो आप समझ लीजिए कि सरकार का आलम क्या है। तीसरा हमारा ये है कि कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। और चीज़ों को मैं अब छोड़ देता हूं क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, पर पिछले 4 दिनों से एक पत्रकार महोदय वहां से गायब हैं और उनकी वाइफ बार बार सबसे विनती कर रही है, और उसके बावजूद भी अभी तक 4 दिन में उनकी कोई भी अता पता, कोई सुराग नहीं। डोभाल जी, देहरादून आने में काफ़ी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा, जगह जगह बैरिकेडिंग लगी। देखिए, मेरे ख्याल से चिन्याली शहर से मुश्किल से बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो 4 घंटे लगता है, और हम लोगों को 10-10, 11-11 घंटे में हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और कुछ लोगों को तो पूरा 12 घंटे हो गया है कि लोग, क्योंकि चिन्याली आने में या बड़कोट आने में ही 3-4 घंटे का समय लगता है जो गांव से आ रहे हैं। तो सरकार के
ये देख लीजिए, सरकार अपनी कमजोरी छिपाने के लिए या लोगों को दमन करने के लिए कि भाई हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, भाई हम अपने मुखिया से अगर अपनी मांगे नहीं रखेंगे तो किसके पास जाएंगे हम। उपेक्षा की बात की है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री वहाँ के आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर चुके हैं। यमुनोत्री की अगर किसी ने करी है, इसीलिए तो मैं सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री जी से ही कर रहा हूँ कि क्या यमुनोत्री में कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जिससे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक अपनी पीड़ा पहुँचाई जाती। माननीय प्रधानमंत्री जी से यमुनोत्री विधानसभा किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलाया गया, क्योंकि इन्हें यमुनोत्री विधानसभा की उपेक्षा करनी थी। अभी भी अगर आपकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आगे क्या करें? हम ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर या आज हम मुख्यमंत्री को चेताने के लिए आए हैं। अगर मुख्यमंत्री जी को समझ में आता है और उन्हें लगता है कि थोड़ा अकल माँ यमुना उन्हें देती है, तो हम सोच रहे हैं कि माँ यमुना से उन्हें ज़रूर थोड़ा अकल देगी और वो यमुनोत्री की मांगों की तरफ ध्यान देंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे संजय डोभाल, यमुनोत्री क्षेत्र से विधायक है, जिन्होंने सरकार से नाराज़गी अपनी जताई है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि उस क्षेत्र का कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उपेक्षा कर रहे हैं। वहाँ की जो लोगों की जो जन समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षकों की मांग हो, चाहे डॉक्टरों की मांग हो, पूरी नहीं हो पा रही है। इसी को लेकर के आज मुख्यमंत्री की आवाज़ कूच करने जा रहे हैं। अपने सहयोगी रोहित कुमार के साथ रिश्ता जनतन टीवी देहरादून। प्रदेश में तैनात गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप के खिलाफ करण माहरा के द्वारा टिप्पणी को लेकर लक्सर के शिव चौक पर भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और साथ ही उनका पुतला दहन भी किया। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस की तुच्छ मानसिकता है और ऐसे व्यक्ति को पद से हटाया जाना चाहिए, नहीं तो आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा झेलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सड़कों पर भीम आर्मी कार्यकर्ताओं में रोष है और जब तक करण माहरा आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप से सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते, तब तक प्रदेश भर में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जो कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है करण माहरा, इसने अभी हमारे जो गढ़वाल रेंज के आईजी हैं बड़े भाई श्री राजीव स्वरूप जी, उनके सम्मान में जो गुस्ताखी की है, उनके ऊपर जो अनगढ़ आरोप लगाए हैं और कहा है कि भाई इन्हें पद से हटाया जाए, इन्हें पद पे नहीं रहना चाहिए, तो ये कांग्रेस पार्टी की जो गंदी मानसिकता है वो दर्शाती है। क्योंकि सदियों से कांग्रेस पार्टी दलितों के हमेशा खिलाफ रही है और जहाँ भी देखा जाए हमारा शोषण किया गया है। लेकिन आज की डेट में भीम आर्मी का झंडा डंडा मजबूत है और पूरा प्रधान संगठन इसके खिलाफ है। और हम लोग अगर ये करण माहरा भाई साहब से माफी नहीं मांगता और ये कांग्रेस पार्टी से पद से निष्कासित नहीं करती तो हम लोग आंदोलन करेंगे और कांग्रेस पार्टी को धर्म मिट्टी में। आप सभी को मेरा जय भीम। कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष या कांग्रेस पार्टी के जो भी पदाधिकारी हो, वो नहीं चाहते कि दलितों को राज्य उत्तराखंड राज्य में सम्मान मिले। एक हमारे गौरव जो राजीव स्वरूप जी, जो दलित समाज का गौरव है, आज उन्हें वो गलत शब्दों से उनको अपमानित कर रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि उनका हटाया जाए। हम दलित समाज के बच्चे हैं, हम छाती पीड़िया कहते हैं, हम इस कांग्रेस को उखाड़ फेंक सके, इसका प्रदेश अध्यक्ष बूढ़ को खा लगे, क्या कर लगा ये हमारा। और आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। यह दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हरिद्वार के प्राचीन माया देवी मंदिर में उमड़ रही है। भक्त मां के दर्शन कर नवरात्र की शुभ शुरुआत भी कर रहे हैं और मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना और पाठ का आयोजन किया गया है। मंदिर परिसर के हर कोने को फल और फूलों से सजाकर सुशोभित किया गया, जिससे पूरा वातावरण मां के जयकारों से गूंज रहा है। हरिद्वार का माया देवी मंदिर धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। नवरात्र के दूसरे दिन यहां भक्ति में माहौल भी देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कर सुख समृद्धि और शक्ति की कामना कर रहे हैं। वहीं बनारस की गंगा आरती का अब हरिद्वार में भी श्रद्धालु अनुभव कर सकेंगे। सर्वानंद घाट के पास भगीरथी बिंदु पर भव्य गंगा आरती के बीच चेतन ज्योति घाट का लोकार्पण हुआ है और इस दौरान भजनों की प्रस्तुति भी की गई। जगमगाते गंगा घाट पर विशेष पोशाक में नजर आए आश्रम के साधकों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच ऐसी गंगा आरती
पेश की है कि मौके पर मौजूद लोग आत्ममुग्ध होकर कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और साधु संतों ने चेतन ज्योति घाट पर शुरू हुई इस भव्य गंगा आरती को महत्वपूर्ण बताया। कहा जा रहा है कि तमाम स्नान पर्वों पर हड़की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ का दबाव कम होगा। अच्छा देखिए, निरंतर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और एक और घाट आज यहाँ पर आरती का शुभारंभ हुआ है विधिवत रूप से। तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारे जो श्रद्धालु हैं उनको एक सुविधा मिलेगी और जो श्रद्धा का भाव है उसका प्रचार प्रसार भी होगा। हमेशा की बात, देश में अनेक स्थानों पर गंगा जी की आरतियां प्रारंभ हुई हैं जी। विशेषकर 2014 के बाद जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब किन्हीं पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने काशी को ही क्यों चुना है अपना चुनाव क्षेत्र, उन्होंने मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। मैं कहता हूँ ठीक है, हर की पौड़ी यहीं से हर की पौड़ी पे पानी जा रहा है बल्कि हर की पौड़ी पे पानी जाता है तो शमशान और राख और कोयला का जाता है। यहाँ तो शुद्ध एकदम पानी आता है। तो अगर जो भी लोग, अगर मान लो जिस तरह से आरतियों की परिपाटी और हर घाटों पे हो रही है, अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हर जगह बढ़ जाएगा तो गंगा जी तो वही है, आरती वही है, तो इसका दिव्य और भव्य स्वरूप भी वही है। और अगर धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार और इस तरह से होगा तो मैं समझता हूँ कि हर की पौड़ी की भीड़ भाड़ स्वाभाविक कम हो जाएगी। तो यहाँ से लगाकर वहाँ तक आरती होगी तो फिर आनंद ही आनंद रहेगा। अब तो छोटी सी जगह में हर की पौड़ी पे होती है, वो देखे कि गंगा जी की मेन धारा के ऊपर से आरती लगा के हर की पौड़ी तक आरती होती है, तो इससे बड़ा दिव्य और भव्य सुंदर और उत्साह क्या रहेगा। ये तो एक आनंद ही आनंद रहेगा। हाँ, क्या महत्व, वो तो बना रखा है, महत्व तो क्या ज्यादा है। महत्व तो वो तो जब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहर है और नहर के ऊपर आरती अच्छी है कि मेन गंगा के ऊपर आरती अच्छी है, तो आप क्या करोगे। ये तो सरकार ने बनाया, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। बनारस अपनी जगह है, हरिद्वार का एक अपना महत्व है और हरिद्वार की आत्मा तो हर की पौड़ी है, सब कुछ हर की पौड़ी है। ये एक आधुनिकता की ओर जब प्रयास है, जब पूरी दुनिया भर से, क्योंकि ये दुनिया की राजधानी है, तीर्थों की राजधानी जो है, पूरी दुनिया भर का आकर्षण का केंद्र हरिद्वार है। और ऐसे में माँ गंगा की अविरलता और माँ गंगा का वह दिव्य भाव को प्राप्त करना, यहाँ हरिद्वार में लोग दुनिया जहान से आते हैं, तो कहीं ना कहीं जब मनुष्य चिंताओं से ग्रसित होता है तो माँ के चरणों में आकर अपने आप को सुकून पाता है। बरसात के दौरान रुड़की की क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को सुधारने को लेकर रुड़की विधायक सक्रिय हो चले हैं। उन्होंने रुड़की क्षेत्र की सभी गड्ढा मुक्त सड़कों पर निर्माण कार्य शुरू करा दिया है, जिसको लेकर वह खुद उन जगहों का निरीक्षण कर रहे हैं जहां सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। विधायक ने कहा कि वह और सीएम धामी अपने किए गए वादों को लेकर प्रतिज्ञाबद्ध है और दीपावली तक शहर की सभी सड़कों को ग्रीन और क्लीन बना देंगे। आपने देखा आपदा की स्थिति के रूप में बारिश आई और अतिवृष्टि हुई है और मैं समझता हूँ कि अब बारिश रुक गई है और बारिश को अलविदा हम लोग कह चुके हैं, तो तुरंत ही पैच वर्क स्टार्ट करा दिया गया है और सड़कों की मरम्मत स्टार्ट हो गई है। जहाँ बहुत अधिक समस्या है वहाँ पे भराव करा के और तुरंत सड़क बनाई जा रही है। रामनगर गज्जरी रोड आज शुरुआत कर दी गई है और भराव का कार्य शुरू हो गया। मैं कहूँ कि 1 हफ्ते के अंदर सड़क बन के तैयार हो जाएगी और जो नाला है उसकी मरम्मत भी कराई जाएगी, पानी निकासी का भी इंतजाम किया जाएगा। देखिए, दिवाली तक मैंने वादा किया है, दिवाली तक रुड़की में कोई भी गड्ढा नहीं बचेगा। जो भी सड़क है, अगर किसी को गड्ढा दिखाई देता है तो मुझे व्हाट्सएप करें, मेरे ऑफिस से संपर्क करें, तुरंत गड्ढे भरवाए जाएंगे, तुरंत मरम्मत कार्य कराया जाएगा। आज हॉट मिक्स प्लांट लग चुका है और उससे लगातार पैच कार्य शुरू हो गया है। टैंक चौक पर और इधर गणेशपुर में गड्ढे भरने का कार्य शुरू हो गया है। इसके बाद डीएवी डिग्री रोड करी जाएगी, उसके बाद रामनगर, उसके बाद बीन बाजार, अनाज मंडी, सभी जगह जहाँ भी बारिश की वजह से गड्ढे हुए सभी गड्ढे भरे जाएंगे और दिवाली से पहले पूरा विधानसभा क्षेत्र रुड़की गड्ढा मुक्त हो। रुड़की एचआरडीए कार्यालय के बाहर किसानों और भगवानपुर और नगला इमरती के ग्रामीणों ने धरना देते हुए एचआरडीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि उनके घर दुकानों पर एचआरडीए के द्वारा सैटेलाइट द्वारा बनाए गए नक्शे के आधार पर ग्रीन जोन घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसकी जानकारी किसानों को नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि यह किसानों के साथ बहुत बड़ा न्याय है, जिसके चलते उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और इस मौके पर किसानों के साथ उत्तराखंड किसान मोर्चा के नेता भी मौजूद रहे। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर इस कानून को जल्द ही निरस्त नहीं किया गया तो किसान और ग्रामीण मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे।
मास्टर प्लान 2040 के तहत एक नक्शा बनाया गया है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग जोनों में रखा गया है। किसानों से इस संबंध में कोई बात नहीं करी गई, ना ही ज़मीनी स्तर पर इस तरह का कोई सर्वे किया गया है। ये एक हवाई सर्वे है और किसानों की मर्जी इसमें नहीं है। किसानों को व्याप्त रोष है। कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो जिसमें खेती हो रही है, कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो आबादी में हैं, कुछ ज़मीनें जो हाईवे के बहुत पास हैं उनको बहुत दूर दिखाया गया है। तो बहुत सारी त्रुटियां इस सजरे में, इस नक्शे में है, जिसका किसान, कई गांवों के किसान यहां पर आकर विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध को सुनने के लिए हमारे उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए और उप जिलाधिकारी साहब भी आए, जिनको एक ज्ञापन दिया गया और ये जितनी भी त्रुटियां हैं इनको दूर करने की हमारी तरफ से जो है उनको निवेदन किया गया है। और उन्होंने हमें इस बात का आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्द इन त्रुटियों को। अभी 2 दिन पहले किसानों को पता चला था, भगवानपुर के किसान, नगड़ाई मर्ती के किसान जो हाईवे के किनारे उनकी ज़मीनें हैं, तो यहाँ पे आके पता चला कि आपकी ज़मीनें जो है ना, जो पट्टे भी आवंटित हो रखे हैं एससी समाज के लोगों को, और जो किसान के पास 8-10 बीघे ज़मीन है वो सिर्फ इसलिए बचा के रखी कि भाई अपनी दुकान भी कर सको और अपने मकान भी बना सको। इन्होंने क्या करा, वो ज़मीन जो नाले खाड़ों की दिखा के डंप कर दी कि आप इसमें कभी भी कोई मकान, दुकान या कोई भी निर्माण नहीं कर सकते। उसके बराबर में कॉलोनियाँ हैं। जब भाई कॉलोनियाँ उसमें आपने वो कर दी बनाने के लिए, तो बराबर की ज़मीन आप कैसे दर्शा रहे? वहाँ 20 फुट मिट्टी भी खोदोगे, वहाँ तालाब नहीं दिखाई देने का, वहाँ कोई पानी चलता हुआ नहीं दिखाई देने का। आपने वो दर्शा दी कि इसमें नाली खाड़ों की ज़मीन है। जबकि ये जो सर्वे हुआ, ये तो घर बैठ के इन्होंने नक्शा बना दिया। कोई धरातल पे किसानों से पूछ के कोई नक्शा नहीं बनाया गया। किसी अधिकारी कोई गाँव में नहीं आया कि भाई आपकी ज़मीन किस यूज की। चारों तरफ जो ज़मीनें रेजिडेंशियल ज़मीनें हैं, जिन पे मकान बने हुए, कहीं होटल बने हैं, कहीं आपके पेट्रोल पंप है, तो उनके जो थोड़ा से बीच की ज़मीन है उसे आपने एग्रीकल्चर लैंड दिखा दिया। भाई किसान के पास कल को मकान बनाने जाओगे, उसके पास कहाँ से पैसे आओगे इतने जो उसमें तब्दील करा ले। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।